पहले हम आप लोग को विभाज्यता के नियम के बारे में बताते हैं कि देखो विभाज्यता के नियम है, जैसे कोई भी संख्या है 9, 8, 7, 6 इतने बड़ा हम संख्या दे दिए, हम कोई कहेगा कि 3 से ही भाग लगेगा कि नहीं बताओ, तो आदमी 3 से भाग करके चेक करने जाएगा ना। लेकिन आपको नियम पता चल जाएगा तो आप देख के इसको बता दो कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। इसी को हम लोग कहते हैं विभाज्यता के नियम। देखो हम बताएं 3 से भाग लगेगा, ठीक। आप पूछो कैसे, तो वीडियो देख लो, ठीक, आपको भी समझ में आ जाएगा, फिर आप भी करने लगोगे मेरे से तेज, ठीक है। चलो देखते हैं 11 से विभाज्यता के नियम। 11 से विभाज्यता के नियम, ठीक है। तो जैसे आपको कोई संख्या दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, ये संख्या दिया गया है, ये 11 से भाग लगेगा कि नहीं, ठीक है। 11 से भाग लगेगा कि नहीं, तो इसके लिए क्या करो, देखो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर, ऐसे लाइन आप पाड़ दो। और ऊपर वाला जितना है ना, यानी 1 + 3 + 5, इस जो 1, 3, 5 निकला इसको जोड़ दो और नीचे वाला सबको जोड़ दो, 2 और 4, ठीक है। इसको जोड़ो, 5, 3, 8, 1, 9, इसको जोड़ो, 4, 2, 6। अब बड़का में से छोटका घटा दो, तो 9 में से 6 घटाया था कितना, 3। तो देखो 3 11 से भाग लगता है, नहीं लगता है, मतलब ये भी संख्या 11 से पूरा भाग नहीं लगेगा। बोलो बात समझ में आया। अच्छा आगे देखते हैं। जैसे कोई संख्या हुआ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है। कहेंगे ये संख्या 11 से भाग लगेगा, तो फिर से वही बात, एगो ऊपर एगो नीचे, एगो ऊपर एगो नीचे, एगो ऊपर एगो नीचे पढ़ दिए। ऊपर वाला जो भी उसको जोड़ दो, तो 1, 1, 1, 3 गो 1 है, 3। नीचे वाला जो भी उसको जोड़ दो, 1, 2, 3, तो 1 + 1 + 1। और बड़ा में से छोटा घटा दो, तो दोनों बराबर है, तो कोई में से कोई जो घटा दो, तो 3 में से 3 घटाए तो 0, ठीक। तो 11 में 0 से भाग लगता है, हाँ 0 टाइम्स कट गया, ठीक है। तो ये संख्या 11 से भाग लगेगा, आप चेक करके देख सकते हो। इसके बाद आप कोई भी ले लो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, कितने हो गया, गिन 1 मिनट, 5, 3, 8, 1, 9, 4, 2, 6, 3, 9, ठीक है। अब देखो ये जो संख्या होगा आप इसको 11 से भाग लगाओ, ये भाग लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो ऊपर वाला कौन है, 2, 4, 3, तो 2 + 4 + 3। नीचे वाला कौन है, तो 1, 3 और 5, तो 1 + 3 + 5, तो 4, 3, 7, 2, 9, ठीक है। और 5, 3, 8, 1, 9, तो ये अपना आ गया 9। तो बड़ा में से छोटा करो, इस बार भी दोनों बराबर है, तो 9 में से 9 घटाएं तो कितना आया, 0। तो क्या 11 0 से भाग लगता है, तो हाँ लगता है। तो ये संख्या 11 से भाग लगेगा, ठीक है। मान लो दो संख्या को घटाने पे 11 आ जाता है, तो ये 11 से भाग लगेगा, इसीलिए वह संख्या जो होगा वो भी 11 से घटेगा, ठीक है। तो ये था अपना 11 से विभाज्यता के नियम, ठीक है। हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, सार, गुणनखंड और सार गुणज। तो देखो गुणनखंड और गुणज तो हम लोग पढ़ लिए हैं, इस सार क्या है, सार मतलब होता है कॉमन, ठीक है। जैसे बोले कि आप में और मुझ में कॉमन क्या है, तो मेरे भी पास 2 आंख है, आपके भी पास 2 आंख है, मेरे भी पास मुंह है, आपके पास मुंह है, तो ये सब क्या है, कॉमन, ठीक। तो सार गुणनखंड मतलब कॉमन, ठीक है। दो गो में समान, जैसे मेरे आप में समान है आंख, ठीक है, और जो भी चीज है, ठीक है, 5 उंगली 5 उंगली, तो ये सब क्या है, कॉमन है दोनों लोग में, ठीक। तो उसी प्रकार यहाँ पे नंबर जो है, जैसे 8 और 12 सार गुणनखंड, मतलब 12 का गुणनखंड और 8 का गुणनखंड है ना, तो उसमें जो समान गुणनखंड है, जो इसका भी गुणनखंड है और उसका भी गुणनखंड है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार गुणनखंड। एग्जांपल देखो, 12 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12, 8 का गुणनखंड 1, 2, 4, 8। तो हमारा 12 और 8 का सार गुणनखंड क्या हुआ, 2, 4, बस। तो 2, 4 क्या हो गया, 8 और 12 का सार गुणनखंड, ठीक है। उसी प्रकार सार गुणज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहे 12 और 8 का सार गुणनखंड, तो 2 और 4, ठीक है। और उसी प्रकार 2 और 3 का सार गुणज क्या है, तो पहले 2 का ही सब गुणज है, 3 का ही सब गुणज है, तो सार मतलब दोनों में समान कौन कौन है, तो देखो 6 समान है, ठीक है, 12 दोनों में कॉमन है, ठीक है, 18 दोनों में कॉमन है, बस समझे। तो ये तो 6 को चाहे 12 को चाहे 18 को क्या कहेंगे, 2 और 3 का सार गुणज, बस समझे, 2 और 3 का क्या कहेंगे, सार गुणज। यहाँ पे आप आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ 2 संख्या का कितना
मतलब परिमित, अभी जो फाइनाइट और इनफाइनाइट बताए थे पिछले वीडियो में, पिछले थोड़े देर पहले, तो वो परिमित होगा कि अपरिमित, मतलब सार गुणनखंड की संख्या परिमित होगा कि अपरिमित, तो इसका आंसर होगा परिमित होगा। दो गो सार होगा, दो गो सार गुणनखंड होगा, 5 होगा, 10 होगा, इतना कुछ होगा, ठीक। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि सार गुणज का संख्या कितना होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अपरिमित, ठीक है। सार गुणज की संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमित, ठीक है। लेकिन गुणनखंड, सार गुणनखंड की संख्या परिमित। जैसे यहीं पे देख लो, यहाँ पे केवल 2 गो है, लेकिन यहाँ पे 6 है, 12, 18, और आगे बढ़ोगे तो और मिलेगा, और आगे बढ़ोगे तो और मिलेगा। देखते हैं को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन देखते हैं। दो संख्या जिनके महत्तम समावर्तक एक है ना, जिसके महत्तम समावर्तक एक हो, ठीक है, एक हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आपने अभी महत्तम समावर्तक एलसीएम और एचसीएफ आपको आता है कि नहीं, आपको इसका वीडियो देखा है तो ठीक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, या फिर जो आपका अगला वीडियो है, ठीक है। और अगर नहीं आप महत्तम समावर्तक देखे हैं वो वाला वीडियो, तो आपको महत्तम समावर्तक अभी नहीं समझ में आएगा, इसीलिए आप ये डिफिनेशन से देखो, ठीक है, कि दो संख्या जिनके सार गुणनखंड केवल एक, सार गुणनखंड केवल एक हो, ठीक है, केवल एक हो, सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं, ठीक है। कि दो संख्या जिनके सार गुणनखंड केवल एक हो, सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 5 और 4 का देखो, इस दोनों का आप गुणनखंड पहले करो। 15 का क्या हो जाएगा, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा और 15 होगा। 4 का देखो क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। इस दोनों का सार गुणनखंड क्या है, एक के है, और कोई है नहीं है। फिर 7 और 15 का देखो, तो इस दोनों संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। 5 और 4 सहअभाज्य संख्या, दोनों एक साथ। ये नहीं 15 सहअभाज्य संख्या, 4 सहअभाज्य संख्या, नहीं, 15 और 4 क्या है, सहअभाज्य संख्या दोनों। उसके बाद 15 देखो, तो इसका तो गुणनखंड ई हो गया। और 7 का आप देख लो, 7 का क्या हो जाएगा, 1 और 7, बस। तो इसका और इसमें भी सार कौन है, एक के है, सार गुणनखंड कौन है, 1। तो ये भी 15 और 7 भी क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या। उसी प्रकार 4 और 7 को देखो, 4 और 7 में भी एक के वो सार गुणनखंड है, एक, ठीक है। तो सार गुणनखंड केवल एक के होना चाहिए। मान लो दो संख्या है जिसका सार गुणनखंड मान लो एगो मैच कर रहा है, लेकिन एक ना 2 हो गया, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, कि ये हम नहीं कर रहे हैं कि एक ही सार कॉमन गुणनखंड हो, हम ये कर रहे हैं कि एक तो हो लेकिन वो एक के हो, ठीक है। चलो, तो 4 और 7 भी क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इसका कॉमन मतलब सार गुणनखंड एक ही है, ठीक। तो इसका और एग्जांपल हो जाएगा 4 और 7। आया समझ में? तो इसे लिखो। हम लोग शुरू में गुणनखंड करना तो सीखे थे, लेकिन अब हमारा अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। तो ये क्योंकि अब हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ लिए, तो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। जैसे देखिए, अगर हमको कोई कहे कि 24 का गुणनखंड निकाले, तो कोई बच्चा निकालेगा 2 गुने 12 गुने 3 गुने 3 चौका 12 और 4 एकम 4, ठीक। कोई दूसरा बच्चा है वो गुणनखंड निकाला क्या, 4 6 और 6 से 1, ठीक। कोई दूसरा बच्चा है जो गुणनखंड निकाला 12 का टेबल पढ़ के 12 2 और 2 1, ठीक है। तो अब कोई मान लो कोई बच्चा है जो ऐसे गुणनखंड निकाला 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, ठीक। तो क्या किसका गलत है, आप बताओ। तो किसी का गलत नहीं है, सबका सही है, ठीक है, सबका सही है। तो हम लोग सबको क्या कहेंगे, गुणनखंड। चलो, यानी 24 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 4, 2 गुने 3 गुने 4। 24 को या फिर और कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने 6, 4 गुने 6। उसके बाद 24 को और क्या लिख सकते हैं, तो 12 गुने 2, या 24 को और क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। तो 24 का सारा ही गुणनखंडे है, ठीक है, सारा गुणनखंडे है। लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो इस वाले गुणनखंड में आप ध्यान दो, ये जो 24 है इसका जो भी गुणनखंड है, जो भी इस संख्या है, सारा क्या है, अभाज्य संख्या है। इसीलिए
इस गुणनखंड को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसमें जो भी आने वाले संख्या वो क्या है, वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि एक अभाज्य गुणनखंड है। अरे हाँ ना बोलो, आया बात समझ में। तो जब कभी किसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में दर्शाते हैं, तब उस गुणनखंड को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं, हमेशा कोई भी संख्या है उसको हम लोग हमेशा अभाज्य संख्या से भाग देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है अभाज्य संख्या, ठीक है भाग दे दो, 3 है अभाज्य संख्या भाग दे दो, लेकिन यहाँ पे 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 4 न देके हम लोग किससे देते, 2 से। ठीक है, आया समझ में, किसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। और भी एक आध दो एग्जांपल ले लो, जैसे हम लोग ले लेते हैं 48। ठीक है, तो देखो, तो इसको शुरू से पहले 2 से, जब तक 2 से लगते जाकर लगाते जाओ। ठीक है, 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, तो आपको देखो 48 को हम लोग क्या लिख दिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी इसको तो हम लोग गुना के खंड के रूप में तोड़ दिए, लेकिन जो भी गुना के खंड है वो सब क्या है, अभाज्य संख्या, इसीलिए इस गुणनखंड को हम लोग कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। आया बात समझ में। तो इसी के साथ आपका यह चैप्टर फिनिश होता है, लेकिन इससे पहले आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है एक्चुअल मीनिंग ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, उसमें आपको सारा कंसेप्ट एलसीएम और एचसीएफ का बताया जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका यह भी चैप्टर खत्म होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको काम करना है, प्लीज बुक पढ़े और इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, बुक पढ़ो, इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, और मुझे प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू सो मच।